This is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. The topic of today's discussion is distinction between coordination and cooperation. जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि समन्वय का क्या अर्थ है और परिभाषा है। नटशेल में अगर हम वापस देखें तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या सब डिपार्टमेंट्स में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके फंक्शंस में, उनके एफर्ट्स में समरूपता या कॉम्बिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। साथ ही साथ समन्वय प्रबंध का एक कार्य है जो कि एक बहुत ही सतत प्रक्रिया है, मानवीय प्रयासों में समरूपता लाता है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि समन्वय सभी प्रबंधकीय कार्यों का सार भी है। विभिन्न प्रबंधकीय कार्य जैसे कि नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, इनके जब कार्य किए जाते हैं तो उनका सार का रूप समन्वय के रूप में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे प्रबंधकीय दायित्व और जवाबदेही भी पूरी होती है। समन्वय स्वयं नहीं किया जा सकता है लेकिन प्रबंधक को ही करना पड़ता है और समन्वय प्रबंधक का अलग से कार्य नहीं है बल्कि प्रबंधक का सार है या प्रबंधक की आत्मा का रूप इसे हम मान सकते हैं। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या अंतर हो सकता है, समन्वय और सहकारिता में क्या अंतर हो सकता है। तो अलग अलग बेसिस के आधार पर हम इसके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। वैसे ध्यान देने योग्य बात है कि समन्वय और सहकारिता एक नहीं है बल्कि इन दोनों के मध्य भारी विद्यमान अंतर है। सहकारिता मनुष्यों को एक दूसरे की सहायता करने की भावना से संबंधित है और अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो यह एक व्यक्ति के समूह के प्रति आचरण का परिणाम है और जबकि कोऑर्डिनेशन पावर के किसी समूह के स्वतः मिल जाने से नहीं हो जाता। उदाहरण अगर हम लें एग्जाम्पल तो कुछ व्यक्ति मिलकर एक भारी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को इच्छुक है तथा एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं, किंतु उनकी कार्य करने की इच्छा और सहयोग की भावना का महत्व तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई एक व्यक्ति नेता ऐसा इशारा नहीं करता है जिससे कि वे अपनी शक्ति को सही मात्रा, सही तरह से, सही दिशा में लगा सके। इससे स्पष्ट होता है कि केवल सहयोग की भावना होने से ही समन्वय नहीं हो जाता है। जैसे कि हर्बर्ट साइमन जो कि प्रबंध शास्त्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि सहकारिता सामान्यतः प्रभावहीन होगी, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहेगी, चाहे सहकारिता करने वालों का कुछ भी प्रयोजन क्यों न हो, जब तक कि समन्वय न हो। तो इस प्रकार सहकारिता एवं समन्वय के बीच कुछ आधारभूत अंतर हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम मीनिंग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग इनका अंतर देखते हैं। सहकारिता से आशय किसी समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना से है, जबकि समन्वय क्या है, किसी संस्था के सदस्यों के प्रयासों में मीन्स जो भी एफर्ट्स वो कर रहे हैं उसमें एक रूपता या क्रमबद्धता स्थापित करना हो सकता है। दूसरा डिफरेंस लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। सहकारिता जैसे कि आप देखते हैं कि स्वैच्छिक होती है, वॉलंटरी होती है, अपने आप जिसमें लोग स्वेच्छा से शामिल होते हैं तो हम उसे सहकारिता कहते हैं। और समन्वय की प्रकृति क्या होती है कि समन्वय प्रबंधक को स्थापित करना पड़ता है। इस हेतु लोगों को प्रबंधक के जो निर्देश हैं, आदेश हैं, उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, तर्कयुक्त होता है। सहकारिता हमेशा भावना प्रधान या अतर्कयुक्त कार्य है, मीन्स इसमें इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, कुछ लॉजिक इसमें समझ नहीं आता है क्योंकि लोग अपने आप काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, सहकारिता प्रदान करना चाहते हैं। और समन्वय एक विवेक प्रधान कार्य है जो कि किस पर आधारित है, लॉजिक्स पर, कारणों पर आधारित है, क्योंकि संस्था का प्रबंधक उनको कार्य करने के लिए कह रहा है, इसलिए समन्वय उनको स्थापित करना पड़ेगा जो कि लॉजिक्स पर बेस्ड होगा या कारणों पर बेस्ड होगा। साथ ही साथ उत्पत्ति ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सहकारिता कैसे उत्पन्न होता है, सहयोग स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से ये उत्पन्न हो सकता है, मीन्स नेचुरल हो सकता है, स्वाभाविक है।
क्योंकि मन में अंदर से फीलिंग आ रही है कि सहकारिता हमें प्रदान करनी है, जबकि समन्वय में प्रबंधक द्वारा जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है, क्योंकि एफर्ट्स खुद नहीं कर रहा है बल्कि प्रबंधक के द्वारा करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, सहयोग का महत्व आपसी हितों पर निर्भर करता है, आपस में क्या इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। और समन्वय प्रबंध का सार और आत्मा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बाकी की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी इससे रिलेटेड हो सकती हैं। साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, आवश्यकता के आधार पर अंतर कैसे किया जा सकता है। सहकारिता की आवश्यकता कब होगी, जबकि आपसी हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए एक मन में इच्छा होगी। तो आपसी हितों की सुरक्षा और वृद्धि के लिए सहकारिता अपनाई जा सकती है, जबकि समन्वय में जो डिवीजन ऑफ लेबर है या स्पेशलाइजेशन है उसके कारण समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, उसका जो श्रम विभाजन है उसके अनुसार विशिष्टीकरण के आधार पर उसे अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो काम कंप्लीट करने के लिए उसे समन्वय की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड के आधार पर भी हो सकता है। साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के आधार पर अगर हम देखें तो सहकारिता में समन्वय सम्मिलित नहीं होता है और समन्वय में सहकारिता सम्मिलित है। क्यों सम्मिलित है? क्योंकि समन्वय जब किया जाएगा तो उसमें सारे एम्प्लॉयज़ को मिलकर के काम करना पड़ेगा। प्रबंधक के द्वारा जो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए आपस में सहकारिता अपनाना भी आवश्यक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का रूप कैसा है संस्था में, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उस संस्था में सहकारिता है या समन्वय है। तो सहकारिता में समन्वय सम्मिलित जैसे कि हमने अभी देखा कि नहीं हो सकता है, लेकिन सहकारिता संगठन का रूप है, संगठन के अंतर्गत हम इसको शामिल कर सकते हैं। और समन्वय जब संगठन की सक्सेस होती है तो उस सक्सेस का एक तत्व हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये बेसिस थे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समन्वय और सहकारिता एक ना होकर के ये अलग अलग हैं, दोनों में भारी अंतर है। सहकारिता स्वैच्छिक है, जबकि समन्वय प्रबंधक को स्थापित करना पड़ सकता है। इसी के साथ में एक और टॉपिक आता है सेल्फ कोऑर्डिनेशन, यानी कि आत्म समन्वय। आत्म समन्वय क्या है? सामान्यतः समन्वय जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैनेजर द्वारा किया जाता है, लेकिन जब काम बहुत ही ईजी होता है, सरल होता है, तो काम करने वाले व्यक्ति स्वयं दूसरे व्यक्ति के कार्य को देख करके खुद ही कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लेते हैं। जब स्वतः ही समन्वय स्थापित कर लिया जाता है तो उसे हम आत्म समन्वय कहते हैं। सेल्फ, खुद के द्वारा किया जा रहा है। सेल्फ कोऑर्डिनेशन की स्थिति में जो ग्रुप में काम करने वाले पर्सन्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखता है और इस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में आत्म समन्वय में बिना किसी विचार विमर्श के समन्वय हो जाता है, किंतु कभी कभी अवसर आने पर प्रबंधक कुछ निर्देश भी देते हैं। तो आत्म समन्वय वहाँ संभव है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति संगठन के सदस्यों को समझने की क्षमता रखता है, अपने आप को उसके अनुसार समायोजित करने की क्षमता रखता है। तो आत्म समन्वय सामान्यतः छोटे कार्य समूहों में अधिक प्रभावशाली होता है, जहाँ पर व्यक्तियों में आपसी तथा प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे आत्म समन्वय की जो इम्पोर्टेंस है वो भी कम होती जाती है। तो जो व्यक्तियों की संख्या बढ़े, औपचारिक समन्वय की मात्रा भी बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कि थियो हेमन जो कि एक प्रबंध शास्त्री रहे, उनका मत है, यहाँ यह कहना आवश्यक है कि बुद्धिमान प्रबंधक आत्म समन्वय करने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु न आत्म समन्वय का सिद्धांत और न आत्म समन्वय की विचारधारा ही समन्वय का सब्स्टिट्यूट है। समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधक के प्रयास आवश्यक होते हैं और संस्था के उद्देश्य इसके बिना सफलतापूर्वक पूरे भी नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा समन्वय पर आधारित, वह होगा समन्वय प्रबंध का सार। कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।